अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम टर्की बुर्सारी स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करते हैं। टर्की बुर्सारी स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ऑफ टर्की की तरफ से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है जिसमें बैचलर, मास्टर इन पीएचडी, एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स एंड विदाउट एप्लीकेशन फी। आज की इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक तमाम प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें ये स्कॉलरशिप्स क्या हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं इस स्कॉलरशिप्स के, और इसके बाद मैं फिर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर लेके जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो बताऊंगा। स्कॉलरशिप्स पर की अप्लाई करने से पहले स्कॉलरशिप्स के हवाले से कुछ मोटी मोटी बातें हैं, उसको आपने समझना है, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्कॉलरशिप्स जो है ये कौन सा इदारा जो है इसको फंडेड करता है और इसमें किस लेवल तक कंपटीशन है। मतलब अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो आप एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होगी स्कॉलरशिप्स में सक्सेस रेट की। तो पहली बात तो ये है कि ये स्कॉलरशिप जो है ये रिपब्लिक ऑफ टर्की गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और हर साल ये 10 जनवरी पे ओपन होता है और 20 फरवरी पे क्लोज होता है, जिसमें आप इन तमाम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो इस स्कॉलरशिप्स में का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2012 में इस पर 40,000 एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट्स ने इस पे अप्लाई किया था, और 2024 की लेटेस्ट जो स्टेटिस्टिक्स है उसके मुताबिक पिछले साल 1,21,000 एप्लीकेशन जो है दुनिया की 170 ममालिक की तरफ से इस स्कॉलरशिप्स पर सबमिट हो चुकी थी। तो इस बात को अंदाजा लगा के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस लेवल तक कंपटीशन और किस तरह अपना एप्लीकेशन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि बाकी कैंडिडेट के बजाय आपको ये स्कॉलरशिप्स मिल सके। ये स्कॉलरशिप्स हर साल 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स को मिल जाता है। अच्छा, बात करते हैं कि स्कॉलरशिप्स पर आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो स्कॉलरशिप्स की जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि स्कॉलरशिप्स में आपको इधर उधर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका प्रोसीजर बताने वाला हूँ। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट या डिपार्टमेंटल प्लेसमेंट जो है वो स्कॉलरशिप्स कमेटी खुद करनी होती है। बाकी स्कॉलरशिप्स की तरह आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ इसमें तमाम ट्यूशन फीस आपकी कवर होती है, आपको यूनिवर्सिटीज वगैरह को कोई फीस देनी नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक साल की टर्किश लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर आपने ये चीज नोटिस करना है कि यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक के पास आइल्स होता है या टॉफिल होता है, एक के पास नहीं होता। जिस स्टूडेंट्स के पास आइल्स और टॉफिल नहीं है वो टर्किश टफ प्रोग्राम के अंदर ही अप्लाई करेंगे, और इस प्रोग्राम और यूनिवर्सिटीज को आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह चूज कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में आगे मैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर आपको बता दूंगा। बट इसमें आपको जो टर्किश जुबान की जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो तमाम स्कॉलरशिप्स के अंडर फ्री होती है। इसके अलावा जो है अकोमोडेशन भी इसमें कवर होता है, बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी, एमबीबीएस सब के लिए। बट मास्टर के लिए सिर्फ थोड़ी सी ट्विस्ट ये है कि मास्टर और पीएचडी के लिए पहले साल जो है वो आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल में रहेंगे, उसके बाद आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहेंगे, जिसके लिए जो ये स्कॉलरशिप्स कमेटी है या जो स्कॉलरशिप्स हैं इसमें से आपको 4,000 टर्किश लिरा जो है ये अलाउंस दिया जाते हैं अकोमोडेशन कवरेज के लिए। इसके अलावा जो है ऑन एंड ऑफ फ्लाइट टिकट, मतलब पाकिस्तान से टर्की, टर्की से पाकिस्तान जो है ये फ्लाइट टिकट इसके अंडर कवर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी इसमें के अंडर कवर होता है, और इसमें मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अब जो मंथली स्टाइपेंड है ये बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी के लिए अलग अलग है। तो बैचलर के लिए 4,500, मास्टर के लिए 6,500 और पीएचडी के लिए जो है वो 9,000 है। इवन एमबीबीएस के लिए भी बैचलर लेवल का दिया जाता है जो कि 4,500 होता है। अच्छा, बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस पेज पे या इस स्टेज पे आपको समझ आ जाएगा कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है आप पूरा करते हैं या नहीं। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा बैचलर, मास्टर या पीएचडी में या एफएसी में कि आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो अगर आपकी एफएसी क्लियर और आप अंडरग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो 70% होना चाहिए। मास्टर के लिए आपकी परसेंटेज 75 होनी चाहिए। अगर आप 7 सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी मिनिमम इस लेवल तक होनी चाहिए। इसके अलावा जो पीएचडी का है, पीएचडी के लिए भी 75 चाहिए। और अगर जो स्टूडेंट्स जो है वो मेडिसिन फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं जैसे डेंटिस्ट्री, फार्मेसी या मेडिसिन के ऊपर, तो उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 90%। जहाँ तक एज की हम बात करें तो अंडरग्रेड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी अंडर 21 ईयर। मास्टर के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर, मतलब आपकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। इसके अलावा पीएचडी के लिए जो है वो 35 है, और जो रिसर्च स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो है 50%। एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं तो जनरल एलिजिबिलिटी में आप जो है दुनिया की किसी भी मुल्क का सिटीजनशिप आपके पास है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी डिग्री जो है, अगर आप 7 सेमेस्टर या एफएसी के अंदर है तो आपकी डिग्री जो है वो अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी टर्किश सिटीजनशिप आपने लॉस ना किया हो, और इसके अलावा अगर आप टर्किश की किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एनरोल है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
अच्छा, अब सेकंड लास्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद फिर हम अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, किस तरह आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फिल आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये है एप्लीकेशन कैलेंडर, मतलब कब आपका एप्लीकेशन जो है वो क्लोज होगा, उसके बाद आपकी असेसमेंट कैसी होगी, फिर इंटरव्यू के लिए कब कॉल आएगा, फिर आपकी सिलेक्शन कब होगी, आफ्टर कि आप कब जाओगे। तो डेडलाइन जो है वो 20 फरवरी है। इसके अलावा आप जो है अप्रैल एंड मई के अंदर जो है आप की इवैल्यूएशंस होगी। इसके बाद आपको इंटरव्यू का जो पीरियड है वो जून जुलाई में आपको ईमेल आएगा। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो चुके होंगे तो जून जुलाई के दरमियान आपको ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपको इंटरव्यू के बारे में डिटेल दी जाएगी। जून जुलाई में एक्चुअल में इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है, टर्की से इसकी एक टीम आती है पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में एक सिटी में बैठ जाते हैं और वहाँ पे फिर आपको इंटरव्यू का टाइम और डाइट बता दिया जाता है और वहाँ पर आकर आप फेस टू फेस इसके साथ इंटरव्यू करेंगे। इसके बाद आपकी जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो अर्ली अगस्त में, अगस्त के फर्स्ट वीक में ये अनाउंस होती है। और फिर आपका जो इनिशियल प्रोसीजर होता है वीज़ा प्रोसेस का, वो अगस्त में शुरू होता है और आपकी जो ट्रांसफर ऑफ गारंटी या जो स्टडीज़ वगैरह है वो आप सितंबर में टर्की ट्रेवल कर सकेंगे। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन अ वेरी लेंथी। अब इसमें थोड़ा बोर होंगे, लेकिन जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन या अप्लाई के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। अगर आप उस गलतियों को अवॉइड करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट ज़्यादा हो सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो टर्की बुर्सलारी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट पे भी आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा जिस पे लिखा होगा एप्लीकेशन एंड लॉगिन। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर ये वेबसाइट टर्किश में और आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश जो है ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। बट ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ही हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने पिछले साल अप्लाई किए हैं तो आप पुराना वाला जो ईमेल्स और पासवर्ड है उसको यूज़ करके अपना नया एप्लीकेशन प्रोफाइल को थोड़ा बहुत अपडेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा जिसको कहते हैं रजिस्टर। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ जस्ट बिल्कुल सिंपल मालूमात देनी है, जैसे नाम, लास्ट नेम, जेंडर और ये डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद नेशनलिटी की क्या है, तो इसमें से आप पाकिस्तान सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल को दोबारा लिखना है। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप वो ईमेल यूज़ करें यहाँ पे जो ईमेल आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप्स के हवाले से जो भी अपडेट्स होगी वो कॉल नहीं करते, वो आपको सिर्फ ईमेल करते हैं। इसके बाद पासवर्ड जो है इसमें आप स्पेशल करेक्टर वगैरह जो है वो आप दे सकते हैं, जिसकी एक मिसाल जो है मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं इसी तरह। इसके बाद सीक्रेट क्वेश्चन, इसमें से आप कहते हैं निक नेम, योर फेवरेट सिटी, जो भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये शायद आपसे ये पूछे रिकवरिंग के लिए। उसके बाद आई एम नॉट रिबोट पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। ये सीधा आपको एक ईमेल जो है वो भेज देगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। अच्छा, आपके ईमेल के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जो पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर किया था वही पासवर्ड होगा और आपके ईमेल जो है आपका यूज़र नेम है, यहाँ पर वो आप एंटर करके फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये दोनों काम करते हैं और अंदर एप्लीकेशन के इंटरफेस के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि अंदर एप्लीकेशन में क्या-क्या चीज़ें आपने देखनी होती है, मोटिवेशन लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह, वो चीज़ें कहाँ पर लिखनी होती है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपने देखना होगा यहाँ पर। तो ये है सारी डिटेल। अच्छा, लॉगिन के ऊपर अच्छा, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें आपने कैसे करनी है, कहाँ पे कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं। आगे वो प्रोसेस जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है पहले एक प्रोफाइल क्रिएट करना होता है और उस प्रोफाइल में कुछ मालूमात देनी होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद फिर एप्लीकेशन का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो ये इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे उसके बाद ही होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत बड़ा असर करता है। यहाँ पे कौन सी चीज़ें डालनी है, कौन सी नहीं करनी, ये इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये जो बुनियादी मालूमात है ये आपने देनी है। अगर आपके पास किसी और कंट्री का सिटीजनशिप वगैरह है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप के पास नहीं है तो आप इसको एम्प्टी कर सकते हैं। फिर ये रिलीजियस बिलोंगिंग, एथनिसिटी जो है पंजाबी, पश्तून्स वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन मैंने एक्चुअली में फिल किया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें डिसेबिलिटी अपनी एंटर करें, क्योंकि ये आपको फिर प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट। ओके, सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप आएंगे फैमिली इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब भी आप यहाँ पर एक स्टेप करेंगे ना तो ये यहाँ पर डबल टिक मार्क होगा ब्लू, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने फिल किया है इसलिए यहाँ पर है। जब ये यहाँ पे फिल नहीं होगा या कोई चीज़ इसमें इनकम्प्लीट होगा तो ये बिल्कुल रेड यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि ये येलो है। तो येलो का मतलब है कि ये जो है अभी इनकम्प्लीट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो रेड होगा वो आपको मस्ट कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो ब्लू होगा उसका मतलब है कि ये सेक्शन आपने फिल किया है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन में होती है फैमिली इन्फॉर्मेशन, जिसमें अपने मदर नाम, आपकी माँ जिंदा है तो उसको आप यहाँ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपकी सिबलिंग्स कितनी है वो भी आप यहाँ पर एंटर करें, सिबलिंग्स भी, बहन भाई। इसके बाद फिर आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर। तो आइए कॉन्टैक्ट इन्फो में देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
अच्छा, इस सेक्शन में सिर्फ जनरली चीज़ें आपने देनी होती है, जैसे देख सकते हैं अगर आपको अपनी कंट्री या सिटी का पोस्टल कोड नहीं पता तो गूगल में अपनी सिटी या अपनी जगह का नाम सर्च करके पोस्टल कोड देके तो आपको गूगल वही नंबर देगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो है आप इस एड्रेस जो ऊपर आपने दिया इस पे आप कितने महीने या साल रह रहे हैं तो इसको आप यहाँ पर चूज़ करके उसको लिख सकते हैं। आपकी फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह या कोई भी वेबसाइट्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। शायद ये आपकी असेसमेंट उससे भी कर दे, देखें कि आप किस पर्सनैलिटी के बंदे हैं। अच्छा, ये सेक्शन फिल करने के बाद यहाँ पे ये याद रहे कि हर एक सेक्शन को फिल करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव होगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अच्छा, एजुकेशन जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको आएगा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी एटसेट्रा। तो मिडिल स्कूल जो है इसको छोड़ें, ये मैट्रिक का होता है। हाई स्कूल जो है ये आपकी एफएसी का डिटेल होगा। अगर आप मिडिल स्कूल की इन्फॉर्मेशन ना भी डालते हैं, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें या पीएचडी के लिए तो ठीक है, बट अदरवाइज आप जो है अगर बैचलर के लिए अप्लाई करें तो मिडिल स्कूल को जरूर इंक्लूड करें। तो मिडिल स्कूल में मैट्रिक की डिटेल देनी है, हाई स्कूल में एफएसी की, एसोसिएट डिग्रीज अगर आपकी कोई बीए, बीएससी वगैरह है 2 ईयर का तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आपकी डिग्री 4 ईयर है, बैचलर तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगर आपने एक मास्टर किया है, दूसरे मास्टर के लिए अप्लाई करें तो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे करें, अगर पीएचडी किया है तो वो भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल दे दूंगा। यहाँ पे ये सारी डिटेल जो है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और बैचलर डिग्री, मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने मैट्रिक और सारी चीज़ें वो यहाँ पर दी है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इवन यहाँ पर सारी जो मालूमात है वो ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है। तो इसके फिल करने का सिंपल तरीका है कि आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके पास ये वाला चीज़ ओपन आएगा, यहाँ पर आपने ये चीज़ें करनी है। अच्छा अच्छा, इसमें से एक मैं आपको मिसाल के तौर पे दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी सेक्शन जो है वो आप फिल कर सकते हैं। इस सेक्शन को सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेड टाइप, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। बाकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सिंपल है। आपने कौन सी कंट्री से किया है, कौन सी सिटी थी, कौन सा स्कूल था, वो आप यहाँ से इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम सर्च कर दे। अगर आपका नाम यहाँ पे स्कूल वगैरह का नाम नहीं आता तो फिर आप साइड वाइज या करीबी जो कोई चीज़ है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में जितनी भी हाई स्कूल्स वगैरह आप सिटी का नाम एंटर करेंगे तो सिटी के हिसाब से ही आपको वहाँ पर तमाम स्कूल्स की डिटेल दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्रेड टाइप, ये जो है आपने देना होता है। ग्रेड टाइप एक्चुअल में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल जो एफएसी या मैट्रिक की डिटेल होती है वो एक्चुअल में इसमें होती है। बाकी जो बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री है वहाँ पे आपको सीजीपीए का ऑप्शन मिलेगा, बट ग्रेड टाइप में आपने 100 चूज करना है। अगर आपका सीजीपीए का सिस्टम है तो 4 को चूज करें मैक्सिमम। इसके बाद आपने 4 में से कितना लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरी एफएसी के अंदर थी 67.72%, तो मैंने 67 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 72 लिखा, तो ये बन गया मेरा 67.2। क्योंकि ये कामा जो है ये हम पॉइंट यूज करते हैं टर्की में, ये कामा यूज होता है इंस्टीड ऑफ पॉइंट। यहाँ पर अपना डिप्लोमा जो कि सर्टिफिकेट होता है और एक ट्रांसक्रिप्ट होता है। ट्रांसक्रिप्ट में आपकी डिटेल मार्क्स जो होती है, सर्टिफिकेट या जो डिप्लोमा है उसमें सिर्फ दिया जाता है कि हाँ ये बंदा जो है यहाँ से ग्रेजुएट, उसमें मार्क्स की डिटेल नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैट्रिक की डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपने इसमें से कोई पोजीशंस वगैरह हासिल की है तो इसको आप यस क्लिक करेंगे, और कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपने कंट्री वाइज कोई पोजीशंस हासिल की है या सिटी वाइज तो उसको आप डेफिनेटली यहाँ पर रैंक कर सकते हैं, ओके। अच्छा, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है और वो है लैंग्वेज डिटेल। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो लैंग्वेज में सिर्फ ये होता है, नेटिव लैंग्वेज होता है कि आपकी जो मादरी जुबान है वो कौन सी है। तो मैंने पश्तो इसमें चूज़ किया है। फिर अदर लैंग्वेज स्किल्स में मैंने इंग्लिश चूज़ किया है, और इंग्लिश में आप यहाँ पर ये आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट टू प्रूव। अगर आपके पास आइल्स, टॉफल वगैरह है तो कर सकते हैं, बट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो अगर ये है तो आप इसको एग्जाम वगैरह की डिटेल दे सकते हैं, अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको स्किप कर सकते हैं और सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अच्छा, इसके बाद जो है उर्दू वगैरह का एडवांस टर्किश लैंग्वेज का कोई स्किल्स आपके पास है, आती है या नहीं आती, आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो इसको नो पे क्लिक करें। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। अब जो वर्क एक्सपीरियंस है ये कंपलसरी नहीं है, बट आपके पास है वेल एंड गुड, आपका कुछ एप्लीकेशन थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा। अगर नहीं है सो डजंट मैटर। तो वर्क एक्सपीरियंस को किस तरह एंटर कर, एक्सपीरियंस के बारे में किस तरह आपने मालूमात देनी है, तो ये आप सिंपली यहाँ पर एड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कंट्री चूज करेंगे, कौन सी कंट्री में, कौन सी कंपनी में, कौन सी पोजीशन पे थे, पोजीशन का टाइटल क्या था, एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हो या छोड़ दिया है, एम्प्लॉयमेंट की स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो जॉब में डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे कि जो रिसेंट जॉब आप कर चुके हैं या कर रहे हैं वो दे दें, फिर उसके बाद जो पिछली जॉब की थी, फिर उसके बाद की थी। आइए आप देखते हैं कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है तो उसको आप कहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटर्नशिप्स की डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे दी है, तो आपका कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीवी है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। सीवी मैं रेकमेंड करूंगा यूरोपास सीवी, जिसकी टेम्पलेट्स जो है एमएस वर्ड में मैंने दिया है, गूगल ड्राइव में, वो डिस्क्रिप्शन में देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद का बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल है। आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो
ये भी अच्छी बात है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फिर वो ये भी कहते हैं कि फाक्टो स्कूल को प्रेफरेंस दिया जाता है, ये होता है क्योंकि उनके पास ये टेस्ट वगैरह होता है। जितनी आपकी ये एडिशनल टेस्ट होगी तो ये आपकी एप्लीकेशंस को बाकी कैंडिडेट से ऊपर लेके जाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से आप देखिए, इसमें जो भी टेस्ट सेट है, लागेट है या इवन हेड है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने अगर वहाँ पे कोई हेड टेस्ट दिया है पाकिस्तान के अंदर साइंस मैनेजमेंट वगैरह, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप सिमिलर फील्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन बाकी कैंडिडेट्स के बनिस्बत आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो एग्जाम डेट, ग्रेड वगैरह कितना लिया है, कंट्री कौन सी थी, और जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा जितनी भी टेस्ट वगैरह यहाँ पे लिस्टेड है और वो आपके पास है, तो डेफिनेटली आप इसको जरूर यहाँ पे इंक्लूड करें। आपकी सिलेक्शन की चांसेस 60-70% बाकी कैंडिडेट की निस्बत इंक्रीज होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास सोशल एक्टिविटी है और फिर टर्की एक्सपीरियंस है, और फिर एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है एक्चुअल में यूनिवर्सिटी चूज करना, लेटर ऑफ इंटेंट लिखना, मोटिवेशन लेटर और सबमिशन का बटन जो है वो आगे देखते हैं। बट जो सोशल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इसमें आपने अवार्ड एंड प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स दिया है। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है या कोई प्रोजेक्ट आपने किया है या कोई सर्टिफिकेट मिला है तो आप इसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई वॉलंटियर काम किया है, फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में किया और उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास है, इससे पहले इंक्लूड अगर नहीं है तो आप जनरली उसके नाम वगैरह जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करें कि बिल्कुल गैर रेलिवेंट चीज़ें ना दें, जो रेलिवेंट चीज़ें होती है उसको यहाँ पे फोकस करें तो वो बहुत अच्छा होगा। और फिर यहाँ पे एड पे करेंगे तो जितनी आपकी मर्जी है आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। सोशल एक्टिविटी के बाद हमारे पास टर्की एक्सपीरियंस रह गया। टर्की एक्सपीरियंस में यही है कि अगर आप पहले टर्की ट्रेवल कर चुके हैं, अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इन सारी चीज़ों में नो 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 एंटर करके सिंपली यहाँ पे करें। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में कहाँ से पता चला, तो एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक वगैरह वो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है माई एप्लीकेशन। अगर आपने इससे पहले पिछले साल जितनी भी एप्लीकेशन इस स्कॉलरशिप्स के ऊपर आपने अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आपकी पहली बार है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको अब करना है अप्लाई। और अप्लाई जो नया एप्लीकेशन है वो आप सबमिट करेंगे होम पेज से। तो आइए होम पेज के ऊपर चलते हैं और एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। तो मैंने होम पेज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारी ऑप्शन है, एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी इन रिसर्च। तो अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और बैचलर के लिए कर रहे हैं अंडरग्रेड, तो बैचलर को चूज करें। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर को चूज करें। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो पीएचडी को चूज करेंगे, रिसर्च के लिए कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ और मैं चूज करता हूँ इसमें से मास्टर डिग्री। तो ये मैंने मास्टर डिग्री ओपन किया। अब मास्टर डिग्री में मुझे 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक दिया है ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम और एक आर्ट स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम। तो मैं ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के ऊपर ही अप्लाई का बटन क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपको कहते हैं कि बिफोर प्रोसीडिंग आपको जो डिटेल्स वगैरह है वो सारी आपने प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे एक इशू आपको आएगा, अगर आपने यहाँ से कोई भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो आपने यहाँ पे फिल नहीं किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए वो मालूमात आपने यहाँ पे देनी है, जो कि ऑलरेडी मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा भाई, ये है मेन फेज। अब यहाँ पर आप प्रेफरेंस भी चूज करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज करनी है, कौन सी नहीं करनी। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसी स्टेज में गलती करते हैं। फिर लेटर ऑफ इंटेंट कैसे लिखना है, कौन सी गलतियां उसमें नहीं करनी, इंटरव्यू लोकेशन कैसे चूज करना है, रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। फिर स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के केस में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछते हैं कि इधर उधर के जो स्कॉलरशिप्स वो ऑप्शन देते हैं कि इसको भी आप चूज कर सकते हैं, हम आप एप्लीकेशन उसके लिए भी कंसीडर करें या सिर्फ टर्की बुर्सलारी के लिए करें, तो उसमें आपने कौन सा चूज करना है ये उसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर एप्लीकेशन की समरी देखनी है, पीडीएफ भी आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन की कंडीशन की कुछ डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको भी रीड करें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें डिप्लोमा, स्टूडेंट सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, एक तस्वीर, एग्जामिनेशन रिजल्ट अगर आपके पास जीआई, सेट, हेट वगैरह है तो वो भी आप देख सकते हैं, जो ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन में पिछली बार। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अगर आइट्स, टॉफल, डीएलएफ वगैरह है तो इंक्लूड करें, अदरवाइज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड जो है वो भी आप कर सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। फिर टर्किश टफ प्रोग्राम जो है वो चूज कर दिए हैं अगर आपके पास आइट्स नहीं है, एंड दैट्स ऑल। और उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि उसको आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। रेफरेंस लेटर, इसके अलावा सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, अगर कोई अवार्ड्स की सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास है सो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड करेंगे, फिर इसको क्लिक एंड देन सेव पे क्लिक करेंगे। तो भाई ये मुझे लेके आया गया प्रेफरेंस के ऊपर। जब प्रेफरेंस क्लियर होगा तो लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर जाएगा, फिर इंटरव्यू लोकेशंस वगैरह वगैरह। तो प्रेफरेंस के ऊपर आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं।
स्कॉलरशिप्स ना मिलने में सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो इसी प्रेफरेंस के ऊपर ही होता है। इस स्कॉलरशिप्स के अंडर आप पहली यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। पहली यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ये है कि अगर आप पहली यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे तो वो आपकी पहली प्रेफ़रेंस होगी। अगर उसमें आपके लिए स्पेस नहीं है या आप कम्पीट नहीं कर सके तो दूसरी, तीसरी तो ये प्लेसमेंट करेंगे। तो 12 यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी प्लेसमेंट जो है वो हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी में किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, कौन-सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले आप 2 तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उसको अपने आप को डिवाइड करना होगा। तो एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास आर्ट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास आर्ट्स नहीं होता। उसके अलावा फिर एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रोफाइल थोड़ी बेहतर होती है, सीजीपीए भी अच्छा होता है, बाकी इधर-उधर के टेस्ट वगैरह भी होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो चीज़ें नहीं होती। तो इस हिसाब से ही आपने अपनी यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस देखनी है। तो यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस में सिंपल प्रोसेस एक तो यही है कि आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपको अपना फ़ील्ड के बारे में बता देगा कि कौन-सी फ़ील्ड आपकी है। क्योंकि इसके अंदर 207 यूनिवर्सिटीज़ टर्किश के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी इसके अंडर ही है। तो 207 यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर जो है आप उसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ील्ड है बैंकिंग, तो बैंकिंग के अंदर ये आपको फिर बता देगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटी जो है वो कौन-सी फ़ील्ड ऑफ़र कर रही है और इसका लैंग्वेज पढ़ाने का क्या है। जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके पास आइल्स हैं, सो वेल एंड गुड। आप जो यहाँ पर लैंग्वेज को देखेंगे और उसमें इंग्लिश लिखा है तो आप इसको डेफ़िनिटली चूज़ कर सकते हैं। बट आई वुड डेफ़िनिटली नॉट रिकमेंड अगर आपके पास आइल्स नहीं है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर ही आप इंग्लिश टॉप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करेंगे, तो फिर आप एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट नहीं करेंगे और डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगी जिसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में आइल्स का स्पेसिफिक बैंड है। तो फिर क्या करना चाहिए आपको? अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आप डेफिनेटली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, बट आपको चूज़ करनी है टर्किश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई जाने वाली। अब आपका सवाल होगा कि भाई मुझे तो टर्किश नहीं आती, तो मैं मतलब इसमें से किस तरह चूज़ कर सकता हूँ? मैं वहाँ पे क्या करूँगा? तो कोई बात नहीं है, स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम के अंडर ही ये आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और जितने भी स्टूडेंट्स इसके ऊपर गए हैं या जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होती है वो टर्किश लैंग्वेज के अंडर ही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कल्चर प्रमोशंस और लैंग्वेज प्रमोशंस के लिए भी ये स्कॉलरशिप्स के एक खास ऑब्जेक्टिव है टर्की का कल्चर प्रमोट करने के लिए। तो आप टर्किश लैंग्वेज को चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको टर्किश ज़ुबान भी पढ़ाई जाएगी और इतनी डिफ़िकल्टी वहाँ पे इस हवाले से नहीं होती और ये तमाम चीज़ें जो है वो स्कॉलरशिप्स के अंडर कवर होती है। तो इन शॉर्ट आपके पास आइल्स हैं, इंग्लिश टॉप प्रोग्राम को चूज़ करें, ठीक है। आपके पास आइल्स नहीं है, आप टर्किश लैंग्वेज के प्रोग्राम जो पढ़ाई जाती है उसको आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइल्स की जो बैंड है या जो भी है उसको आप किस तरह देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और वीक प्रोफाइल। अब इन दोनों में आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, सीजीपीए भी सिर्फ क्राइटेरिया आपने मीट किए हैं 75% का, बट इतनी अच्छी नहीं है, अचीवमेंट्स नहीं है, टेस्ट वगैरह नहीं है, तो फिर आप उन यूनिवर्सिटी को चूज़ करें जहाँ पे आपको लगता हो कि वहाँ पे कंपटीशन कम होगा। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे आपको 12 यूनिवर्सिटीज़ की क्राइटेरिया होती है। आप अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी टॉप पे भी रख सकते हैं, बट वो यूनिवर्सिटीज़ भी दरमियान में रखें जो यूनिवर्सिटीज़ आप जो है वहाँ पे आपकी कंपटीशन जो है वहाँ पे लेस होता है और आपकी चांसेस वहाँ पे बढ़ सकती है। तो 12 यूनिवर्सिटीज़ में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि टॉप 4 अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी चूज़ करें। टॉप 4 जो है वो मिडल लेवल के और टॉप 4 जो है वो उस सिटीज़ वगैरह की यूनिवर्सिटी चूज़ करें जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल टॉप 4 में आप इस्तांबुल, अंकारा यूनिवर्सिटी एटसेट्रा जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बाद मिडल में, दरमियान वाले और लास्ट में, तो 3 सेक्शंस में आपने इसको डिवाइड करना है। तो इसी तरह आप यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल इस तरह यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट में होंगे। तो इसको फिर आप मूव भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी आप प्रेफरेंस में ऊपर लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 यूनिवर्सिटी मैक्सिमम जो है आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये प्लेसमेंट करेंगे, इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल में सिंपली आना होगा studyinturkey.gov.tr और यहाँ पे आप आएंगे कौन सी प्रोग्राम के लिए आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मास्टर। फिर यहाँ पे आप अपनी सिटीज़ वगैरह चूज़ करें, कौन सी सिटीज़, तो जो अनातोलिया है या जो दूर सिटी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कौन सी इवनिंग क्लासेस, मॉर्निंग क्लासेस वगैरह चूज़ करें और फिर देखते हैं यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल मिल जाएगी, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है और उसकी रैंकिंग वगैरह का डिटेल भी पता चल जाएगा। तो उसी हिसाब से फिर आप अपनी कंपटीशन से बचने के लिए वो चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। ओके, ये सेक्शन पुल करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 12 यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद फिर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। अच्छा, अब आते हैं मोटिवेशन लेटर के ऊपर। तो लेटर ऑफ इंटेंट या मोटिवेशन लेटर जो है या पर्सनल स्टेटमेंट जो है, ये ऑलमोस्ट बाकी स्कॉलरशिप्स की तरह सेम होती है। बट टर्की स्कॉलरशिप्स या हंगरी स्कॉलरशिप्स की अच्छी बात ये है कि ये आपको गाइडलाइन देते हैं कि आपने मोटिवेशन लेटर में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और क्या नहीं देनी, कितना लिमिट है वगैरह वगैरह। तो आइए इस चीज़ को बहुत गौर के साथ समझते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स वगैरह का भी बता देता हूँ कि आप टेम्पलेट्स वगैरह किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मोटिवेशन लेटर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी स्कॉलरशिप्स के अंदर। तो यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी वो चीज़ें सारी होती है जो आपका रिसर्च प्रपोजल्स होता है, जिसमें आपको ये वर्ड लिमिट भी देते हैं और साथ में ही आपको देते हैं कि इस चीज़ों में आपने कौन सी चीज़ें करनी है। तो जो टर्की स्कॉलरशिप्स प्लानर होते हैं, उसकी टेम्पलेट्स मैं उनसे पूछता हूँ, अगर उन्होंने दे दिया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको इंक्लूड करूँगा, अगर उन्होंने नहीं दिए तो फिर मैं जनरली आपको कुछ टेम्पलेट्स वगैरह दे दूँगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा के अपना रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका मोटिवेशन लेटर है और वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो इस सेक्शंस के अंदर आपने लिखना है किन चीज़ों का, योर एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू यू वांट टू टेक ऑन एजुकेशन, योर रीज़न टू चूज़ टर्की। तो इसमें सिंपल ये बात होती है कि आप कौन हैं, क्या कर चुके हैं, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया, ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया और टर्की को क्यों चूज़ किया। अब अगर आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाता है तो आपकी फ्यूचर प्लान क्या है, आप इसका इम्पैक्ट क्या होगा और फ्यूचर प्लान आपके क्या है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है वो इसकी टेम्पलेट्स में दे दूँगा, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है। मोटिवेशन लेटर के बाद यहाँ पे ये रिसर्च प्रपोजल वगैरह, टाइटल, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई ऐसी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अभी क्लियर नहीं है या आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, ये बाद में आप इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं कि जो भी चीज़ है जो आप उनको स्कॉलरशिप्स कमेटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से, जो भी चीज़ हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप इसको लिखें या ना लिखें, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैं टेम्पलेट्स वगैरह दे दूंगा और कुछ गाइडलाइंस हमने ऑलरेडी इसके ऊपर सेशन भी कर चुके हैं। और एडिशनली आने वाले वक्त में जो टर्की स्कॉलरशिप्स के ऊपर हमारा सेशन होगा उसकी रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप रजिस्टर कर सकते हैं और टर्की स्कॉलरशिप्स विनर के साथ आप डायरेक्टली सेशन कर सकते हैं और उनसे आप अपनी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये इसको फिल करने के बाद फिर आपका आता है इंटरव्यू लोकेशन। इंटरव्यू लोकेशन जो है मतलब आपकी जो स्कॉलरशिप्स अगर हो जाता है तो फिर आप कौन सी कंट्री में इंटरव्यू देना चाहेंगे, तो उसमें कंट्री और सिटी आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर पाकिस्तान से बाहर भी हैं तो डेफिनेटली आप इसको चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान है तो इसमें आप काबुल कर सकते हैं, अल्जीरिया में है तो फिर इसमें आप तिरीना कर सकते हैं। तो मेरी मेजॉरिटी कैपिटल सिटी होती है पाकिस्तान के अंदर, ये इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान के अंदर ये काबुल है और इंडिया के अंदर ये न्यू दिल्ली है। तो इसी तरह ये इसका प्रोसेस होता है। इसके बाद फिर रेफरेंस डिटेल। तो रेफरेंस डिटेल कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रिकमेंडेशन लेटर जो प्रोफेसर्स होते हैं या पिछले जो लेक्चरर हैं आपके, ये एकेडमिक सिफारिश होती है। मतलब जो रिकमेंडेशन लेटर होता है एक्चुअल में उस प्रोफेसर वगैरह की डिटेल आपने देनी होती है। तो उसका सिंपल प्रोसीजर यही है कि आप उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, टाइटल, पोजीशंस और उस रेफरेंस लेटर जो रिकमेंडेशन लेटर उन्होंने दिया है वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं और इस सारी चीज़ों को क्लिक करके वो देख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप ये चीज़ें दे दें रेफरेंस, तो अपने प्रोफेसर के साथ बात ज़रूर कर लें कि मैंने स्कॉलरशिप्स में आपकी ये रिकमेंडेशन लेटर दी है, तो अगर आपसे कोई रिस्पॉन्स आ जाए तो प्लीज़ उनको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम की हवाले से जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आप इसके साथ साथ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप्स में भी इंटरेस्टेड है, वहाँ पर भी हम आपकी एप्लीकेशन जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो येस या नो। बट आई थिंक इसके लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है, तो अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा रिसेंटली उन्होंने नामा फाउंडेशंस को भी यहाँ कर दिया है। नामा फाउंडेशन जो है ये एक्चुअल में इसकी बेस यहाँ पर कुआलालंपुर में है और इसके साथ हम 1-2-3 सेशन भी कर चुके हैं। मैंने फेसबुक पेज के हवाले से पोस्ट किया था। ये एक फाउंडेशन है जो कि फिलहाल ये इंडोनेशिया और कुछ इर्द-गिर्द के जो ममालिक है उसके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए चूज़ करते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो इसके भी ऊपर भी आप नो ही क्लिक कर दें तो बेहतर है। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे वगैरह है, बट ISDB वगैरह के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसको चूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये फिर बन गया फिर हमारा एप्लीकेशन, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी मालूमात हमने दी है इसको एक बार दोबारा रीड करें कि कोई गलती वगैरह तो नहीं है और फिर आप सबमिट कर सकते हैं। बट एक बात है कि स्कॉलरशिप्स में डेडलाइन से पहले आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको बाद में पता चला कि मैंने कोई गलती की है तो इसको चेक मार्क करें और ये बटन है सबमिट करने का। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। तो डेडलाइन से पहले आप इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज चेंजेस की जरूरत नहीं है। टर्की पर्सनल स्कॉलरशिप्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट जो मालूमात है या टेम्पलेट्स वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। बाकी जितनी भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।